Question number 1. A temperature difference can generate EMF in some materials. जिसमें आपको S दे रखा है EMF पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, सिग्मा दे रखा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, K है थर्मल कंडक्टिविटी और एक Z टर्म है जो कि S स्क्वायर सिग्मा डिवाइड बाई K है, राइट। तो Z का अपने को डायमेंशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ दे रखी है कि मास, लेंथ, टाइम, करंट और टेम्परेचर जो है वो रिस्पेक्टिवली ml, t, I और K से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं S, विच इज EMF पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। तो पता ही चल रहा है EMF पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस मतलब S इक्वल टू होगा वोल्टेज डिवाइड बाई टेम्परेचर, राइट। वोल्टेज का जो डायमेंशन होगा वो होगा एनर्जी पर यूनिट चार्ज, राइट। तो इसको लिख दिया अपन ने एनर्जी पर यूनिट चार्ज डिवाइड बाई आ गया तुम्हारा टेम्परेचर। नाउ इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं अपन। एनर्जी होगा तुम्हारा m1 L2 T-2 डिवाइड बाई चार्ज होगा करंट इनटू टाइम। करंट को रिप्रेजेंट किया है I से, टाइम को T से, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया है केल्विन से, राइट। तो इसका जो यूनिट निकल के आ रहा है वो बनेगा m1 L2 T-3 I-1 K-1, राइट। नाउ सिग्मा विच इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहाँ आती है? करंट में आती है, राइट। तो V इक्वल टू लिखते हैं अपन IR और इसी R को मैं लिख सकता हूँ रो L डिवाइड बाई एरिया या फिर रो को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई सिग्मा, तो विच इज L डिवाइड बाई सिग्मा इंटू एरिया। तो यहाँ से अपने को पता चला कि ये जो सिग्मा है वो क्या बनेगा IL डिवाइड बाई VA। नाउ इसका डायमेंशन लिख देते हैं। करंट अगेन वही हो गया IL लेंथ हो गया डिवाइड बाई V की जो डायमेंशन है वो अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी अभी, जो कि क्या होगा एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो वो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। एनर्जी बनी m1 L2 T-2 पर यूनिट चार्ज, चार्ज बना करंट इनटू टाइम, एरिया होगा आपका L स्क्वायर, इसका डायमेंशन निकल के आएगा m की पावर -1, L की पावर होगी ये ऊपर जाएगा, ये L स्क्वायर L4 ऊपर जाएगा L की पावर -4 विच इज L की पावर -3, T की पावर यहाँ से बनेगा आपका T की पावर -3 विच इज T की पावर 3। करंट जाएगा ऊपर, ये I की पावर 2 और केल्विन यहाँ पर है नहीं अपने पास में। नाउ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी कहाँ पर आता है? हीट करंट में, राइट। हीट करंट इज dq बाई dt। dq बाई dt होता है K A डेल्टा T डिवाइड बाई L, राइट, वेयर A इज एरिया, L इज लेंथ, डेल्टा T इज टेम्परेचर डिफरेंस। dq बाई dt हीट करंट है या फिर मैं बोलूँ एनर्जी पर यूनिट टाइम। यहां से अपने को K का डायमेंशन मिलेगा विच इज dq बाई dt इंटू L आएगा ऊपर A डेल्टा T। नाउ इसका भी डायमेंशन अपन लिख देते हैं। dq बाई dt एनर्जी पर यूनिट टाइम है विच इज m1 L2 T-2 डिवाइड बाई टाइम, टाइम इज T1। नाउ लेंथ होगा L1 डिवाइड बाई एरिया है L2 डेल्टा T जो कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है विच इज केल्विन। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अपन, तो ये बनेगा m1 L की पावर आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा कटेगा, L की पावर 1, T की पावर ऊपर जाएगा -3, K की पावर -1। तो अपने को जो भी यहाँ पे जरूरत पड़ रही थी सभी का डायमेंशन हमने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ Z में पुट कर देंगे, तो Z इक्वल टू दे रखा है, तो Z का डायमेंशन देखो किस तरीके से बनेगा S का स्क्वायर। तो S का डायमेंशन अपने पास में यहाँ पर गिवन है m1 L2 T-3 I-1 K-1 का करना है स्क्वायर सिग्मा। सिग्मा का डायमेंशन ये है m1 L-3 T3 I की पावर 2 डिवाइड बाई
के का डायमेंशन ये रहा m1 l1 t माइनस 3 k की पावर -1। नाउ इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इधर देखिएगा m की पावर 2 बना, एक 1 यहाँ पर बना, m की पावर बना आपका 3, ओ सॉरी यहाँ m की पावर है -1, ये बना m की पावर 2 और ये जाएगा ऊपर तो ये बनेगा m की पावर 0। नाउ l की पावर 2 यहाँ है, l की पावर -3 यहाँ है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बनेगा, -3 1 बन गया, l की पावर 1 नीचे है तो l की पावर बन गया 0। नाउ t की पावर बनेगा -3 इंटू 2 -6, t की पावर यहाँ 3 है तो ये बन गया -3, -3 से -3 कैंसिल आउट, t की पावर भी आया 0। नाउ i की पावर देख लीजिएगा तो i का पावर क्या होगा, i की पावर -1 इंटू 2 -2, i की पावर 2 बन गया 0, i नीचे है नहीं तो i की पावर भी 0। नाउ k की पावर देख लीजिएगा, k की पावर यहाँ बनेगा -2 और इधर k है नहीं, ये है k की पावर -1, ऊपर जाएगा +1 तो ये बनेगा k की पावर -1। तो यहाँ फाइनल आंसर है m0 l0 t0 i0 k की पावर -1। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 2 कोएक्सियल सिलेंडर्स गिवन है जिनकी लेंथ है स्मॉल l और रेडियस है √2r एंड 2r, दोनों कोएक्सियल ही रखे हुए हैं। दोनों के बीच का जो खाली रीजन है, एनुलर रीजन, उसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k = 5 का मीडियम भरा हुआ है और एक इमेजिनरी प्लेन है जो कि इसके एक्सिस से r डिस्टेंस पे सेम लेंथ का है और वो इस तरीके से रखा हुआ है जैसा फिगर 1 में आपको शोन किया हुआ है। देन वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस प्लेन और इनर सरफेस पे चार्ज गिवन है Q। आउटर सरफेस को ग्राउंडेड किया हुआ है तो करते हैं स्टार्ट इसको। ये अपर साइड से इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। नाउ देखते हैं एक बार, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम बोले कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी कट कर रही है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, राइट। नाउ इस Q का एक बार अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेनी चाहिए कि किस तरीके से बनेगी। चार्ज जो है वो इस सरफेस पे रहेगा, ये ग्राउंडेड किया हुआ है, इसका मतलब आउटर सरफेस का चार्ज क्या रहेगा आपका, बताओ, 0। नाउ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनेगी बेटा जी, बताओ जरा, इस तरीके से, राइट। क्योंकि रेडियली कैसे होनी चाहिए बताओ, आउटवर्ड। यहाँ बनाएंगे तो इस तरीके से, यहाँ देखेंगे तो इस तरीके से, इस तरीके से। नाउ हमने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ से देखो जरा, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना वो इस प्लेन को कट कर रही है, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट नहीं कर रही तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर सकती है। पहली ये लाइन होगी जो इस प्लेन को कट करेगी, क्योंकि ये तो जनरेट कहाँ से हो रही है बताओ, बाहर से, जहाँ पे चार्ज है वहाँ से। सेम इसको भी देखेंगे तो ये भी यहाँ से जनरेट हो रही है तो प्लेन को कट इसने किया ही नहीं। नाउ लास्ट लाइन कौन सी होगी जो इसको कट कर रही होगी, ये वाली होगी, क्लियर है। सेम जैसा इधर हुआ वैसा ही इधर होगा, ये फर्स्ट लाइन होगी जो कट करेगी, ये लाइन भी इसको कट करेगी, ये लास्ट लाइन है जो इसको कट करेगी। फर्दर अगर ये वाली लाइंस बनाएंगे तो वो इसको कट नहीं कर रही होगी, राइट। नाउ ये यहाँ यहीं तक है, ये डन। नाउ स्टार्ट करते हैं अपन, बताओ अगर टोटल चार्ज Q है और इसका कंप्लीट अगर फ्लक्स देखा जाए, जो कि अगर इसको पूरा बाउंड कर दिया जाए तो वो फ्लक्स होगा टोटल, वो होगा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो कि किसका है बताओ, यहाँ पे मीडियम, और मीडियम का एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा फ्लक्स होना चाहिए। बट इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या कितना रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस प्लेन को कट कर रहा है, तो हमने एक चीज नोटिस करी यहाँ पर, ये फर्स्ट लाइन थी और ये आपकी लास्ट लाइन है जो इसको कट कर रही है, राइट, यहां से। तो हमने देखा इसका मतलब ये इतना इतना बताओ जरा रीजन है जिससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको कट कर रही है। सिमिलरली इधर भी कुछ ऐसा ही है, ये वाली फर्स्ट लाइन बनी, ये बनी लास्ट लाइन जो इसको कट कर रही है, तो सेम इतने रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसको कट कर रहा है। जरा ये एंगल अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पे ये एंगल कितना ड्रॉ हो रहा है। नाउ ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है कितना है, √2r, और ये गिवन है आपको r। तो ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, θ1। तो tan θ1 cos θ1
cos थीटा वन इक्वल टू क्या होगा, बेस विच इज r एंड हाइपोटेनस विच इज √2r विच इज 1/√2, सो थीटा वन इज 45 डिग्री। नाउ ये एंगल भी फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि यहाँ से एंगल बन रहा है, ये बनेगा थीटा टू। तो ये एक ट्राइंगल बना, बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें आपको हाइपोटेनस भी पता है और बेस भी पता है। अगेन cos थीटा टू इक्वल टू क्या बनेगा, बेस इज r एंड हाइपोटेनस इज 2r विच इज इक्वल टू 1/2, सो थीटा टू इज 60 डिग्री। ये एंगल कितना बन जाएगा, ये आ गया 60 डिग्री, ये आ गया 45 डिग्री, तो ये बना तुम्हारा 15 डिग्री। सिमिलरली इधर भी ये एंगल क्या बनेगा, 15 डिग्री। तो टोटल कितना हुआ बताओ, 30 डिग्री, राइट। 30 डिग्री से रिलेटेड आपको फ्लक्स चाहिए, जबकि ये जो फ्लक्स निकलेगा पूरा टोटल फ्लक्स वो पूरे 360 डिग्री से निकलेगा, राइट। तो प्लेन से कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स जो कि 360 डिग्री एंगल से निकल रहा था, तो पर यूनिट एंगल तुम्हारा ये फ्लक्स हो गया, मल्टीप्लाई टोटल एंगल जहां से अपना फ्लक्स यहां से पास हो रहा है प्लेन से, विच इज 30 डिग्री, राइट। तो ये बना आपका फाई टोटल डिवाइड बाई 12। नाउ फाई टोटल की वैल्यू रख दीजिएगा, विच इज Q डिवाइड बाई K एप्सिलॉन नॉट, K इज 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसका कर दीजिएगा 1/12 विच इज Q डिवाइड बाई 60 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 3 इज आपको एक रोड गिवन है जिसका लेंथ है L, O डेस रोड है, इस पे 2 स्प्रिंग्स लगाई हुई है। अभी रोड वर्टिकल है, पॉइंट O पर हिंज भी है, और यहाँ से रोटेट करने के लिए ये फ्री है। 2 वॉल्स के साथ में 2 स्प्रिंग्स लगा दी गई है। नाउ अगर इसको हल्का सा टिल्ट करके छोड़ दिया जाए तो ये SHM करेगा। उस SHM का अपने को फ्रीक्वेंसी गिवन है फिगर 1 के लिए F1, सेम इसमें फिगर 2 के लिए F2। अपने को इसका रेशियो फाइंड आउट करना है F1/F2। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे सेकंड वाली जो स्प्रिंग है ये वाली, वो यहाँ लगा दी गई है मिड पॉइंट पे। डन, स्टार्ट करते हैं इसको। नाउ अभी स्प्रिंग्स जो है वो नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, तो कोई भी फोर्स नहीं लगा रही, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो कोई टॉर्क भी यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है। mg को यहाँ कंसिडर करना नहीं है आपको। नाउ तो यही बन गया इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि इस पोजीशन पे टॉर्क 0 है। नाउ इसको हल्का सा अपन टिल्ट कर देते हैं, मान लीजिएगा ऐसा, थोड़ा एंगल घुमाया यहाँ से, और ये एंगल है थीटा। डन। नाउ ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होगी, यहाँ तक आ जाएगी, इस तरीके से बनेगी। कंप्रेस होगी तो ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगी इधर की तरफ, इसको बोल देता हूँ मैं F2। नाउ ये स्प्रिंग जो है वो यहाँ तक आएगी, एक्सपेंड होएगी, तो ये फोर्स लगाएगी इधर की तरफ, विच इज F1। डन। नाउ ये जो फोर्स है वो डिपेंड करता है कि इनमें कितना एक्सपेंशन और कंप्रेशन हुआ, तो वो लिख लेते हैं अपन। अगर ये एंगल थीटा है और बहुत स्मॉल है, तो ये जो चेंज है वो लगभग आपको हॉरिजॉन्टल समझना है इसको। डन। नाउ ये है अपना L/2, तो L/2 होगा ये वाला, राइट। नाउ ये लेंथ कितनी आएगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर इस तरीके का, तो ये आएगा आपका L/2 साइन थीटा। ये वाला डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर, वो बनेगा L/2 कॉस थीटा। सिमिलरली ये जो लेंथ बनेगा ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये लेंथ बनेगा आपका L साइन थीटा, और ये जो लेंथ बनेगा वो बनेगा L कॉस थीटा। नाउ जैसे अपन ने डिस्प्लेस किया, नाउ पॉइंट O के अबाउट अपन इस पे लिखेंगे टॉर्क। तो टॉर्क अबाउट O विच इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स F2। नाउ हमने डिस्प्लेस इसको इधर किया है, बट टॉर्क किधर आ रहा है, इधर की तरफ, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो डायरेक्शन होगी इसकी नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क आ रहा है, तो इसको लिखेंगे अपन माइनस F2 इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज L cos थीटा, प्लस F1 भी इधर ही टॉर्क जनरेट करवा रहा है, तो वो भी आएगा F1 इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, L/2 cos थीटा। नाउ फोर्सेस को लिखते हैं अपन, हाँ ये भी होगा माइनस, क्योंकि डायरेक्शन क्या है दोनों की सेम। नाउ F2 की वैल्यू रखिएगा, F2 क्या बनेगा, K इंटू दिस वन, जितना इसमें कंप्रेशन आया तो आया K इंटू L साइन थीटा इंटू
एल कोस थीटा। नाउ ये भी बनेगा माइनस F1 की वैल्यू होगी K इंटू, इसमें यहाँ पर जो एक्सपेंशन है वो है L/2 साइन थीटा, तो L/2 साइन थीटा इंटू L/2 कोस थीटा। टॉर्क इक्वल टू लिखेंगे I इंटू अल्फा। ध्यान ये रखना है जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं उसी के अबाउट आपको I लिखना है, तो I भी रोड का आएगा, वो भी अबाउट पॉइंट O। डन। तो I अबाउट O क्या बनेगा, तो ये रोड है, मास मान लीजिएगा इसका M, जो गिवन नहीं है लास्ट में अपना कट जाएगा, तो ये बना ml² डिवाइड बाई 3 इंटू अल्फा। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं एक बार। KL साइन थीटा कोस थीटा, ये बनेगा अपना K L/4 L²/4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये बन गया अपना माइनस 5K डिवाइड बाई 4 L² साइन थीटा इंटू कोस थीटा। L² से L² कैंसिल आउट, अल्फा की वैल्यू बनेगी 3 जाएगा इधर, 15K डिवाइड बाई 4M इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। नाउ हमने बोला था कि थीटा बहुत स्मॉल है, अगर थीटा बहुत स्मॉल है सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा एंड कोस थीटा विल बी इक्वल टू 1, राइट। यहाँ पुट करवा दीजिएगा, तो अल्फा इक्वल टू आया -15 डिवाइड बाई K डिवाइड बाई 4M। साइन थीटा को लिखा थीटा, कोस थीटा आ गया 1। ये आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन रही है विच इज अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। कंपेयर करवाया अपने को, तो इसको ω1 लिख देते हैं अपन, विच इज ω1 इक्वल टू बनेगा √15K डिवाइड बाई 4M। सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे इसके लिए, सेम इसको भी आप इधर की तरफ एंगल घुमा दीजिएगा, थीटा इधर रोटेट किया अपन ने इस तरफ, तो इस स्प्रिंग में तो आएगा क्या, एक्सपेंशन, और इस स्प्रिंग में क्या होगा, कंप्रेशन। ये स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी, कितना, सेम जो यहाँ पर आया था F1। डन। और ये स्प्रिंग भी फोर्स किधर लगाएगी, क्योंकि कंप्रेस हो चुकी है तो इधर ही लगाएगी, और F1 और F2 की डायरेक्शन क्या आएगी, सेम। क्लियर है। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। सेम वही टॉर्क अबाउट O इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, माइनस, तो मैं वैसे डायरेक्ट भी लिख सकता है इसको, कैसे, क्योंकि जो यहाँ पर F1 आया था वही यहाँ पर F1 और F2 दोनों रहेगा, क्योंकि दोनों में एक्सपेंशन और कंप्रेशन क्या है, सेम। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं कि F1 इंटू L/2 कोस थीटा वाली जो टर्म है, ये वाली, ये कितनी बन रही है, उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन इसको। डन। तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ K इंटू L/2 L/4 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली टॉर्क अबाउट O है, तो I अबाउट O इंटू अल्फा, I अबाउट O सेम ही रहेगा जैसा यहाँ पर था, ml² डिवाइड बाई 3 इंटू अल्फा इक्वल टू -2KL² डिवाइड बाई 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सिमिलरली यहाँ भी थीटा बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा थीटा बनेगा और कोस थीटा 1 बनेगा। तो ये अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से ये जाएगा इधर, तो ये बनेगा 3K डिवाइड बाई 2M इंटू थीटा, क्योंकि साइन थीटा को थीटा रखा है और कोस थीटा को 1 रखा है। इसको भी कंपेयर करवाया अपन ने -ω² इंटू थीटा से, बट ओमेगा होगा ω2। नाउ ω2 की वैल्यू बनेगी यहाँ से √3K डिवाइड बाई 2M। नाउ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई 2π। तो जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होगा वही ओमेगा का रेशियो होगा, क्योंकि 2π कांस्टेंट है। सो F1/F2 इक्वल टू ω1/ω2। नाउ ω1 की वैल्यू रखिएगा √15K डिवाइड बाई 4M एंड ω2 इज 3K डिवाइड बाई 2M। नाउ फर्दर इसको अपन सॉल्व करेंगे, M कटेगा, K कटेगा, और ये बनेगा √5 डिवाइड बाई 2। इसमें गिवन है कि एक मास है m1 जो कि यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, एक m2 मास है जो कि m1 के ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से m1 के चारों ओर रिवॉल्व करता है, जिसकी रेडियस है किसी भी इंस्टेंट पे r। एक और चीज गिवन है कि m1 ग्रेटर देन m2 है, dm/dt इक्वल टू गामा। दैट मीन्स जब ये रिवॉल्व कर रहा था
उस टाइम पर M2 से कुछ मास निकल के, जो कि पर सेकंड कितना होगा, गामा केजी पर सेकंड, वो डिपॉजिट हो रहा है M1 पे। तो आपको फाइंड आउट करना है 1/r dr/dt विच इज रिलेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? नाउ सबसे पहले अपन देखते हैं कि रिवॉल्व अगर कर रहा है तो उसका ओमेगा वगैरह क्या होगा। मान लीजिएगा ये घूम रहा है ओमेगा से, ये रेडियस आपकी r है, घूमेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो कि इनके बीच में लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स F वो बनेगा जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। नाउ ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Gm1m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, यही सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा विच इज m2 ओमेगा स्क्वायर इंटू r। नाउ यहां से जो ओमेगा बनेगा वो आएगा √ओवर Gm1 डिवाइड बाई r क्यूब, ओमेगा आ गया। नाउ अब लिखना चाहते हैं हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम किसका, M2 का अबाउट M1, या फिर जहां M1 रखा है उसको बोल देता हूं मैं पॉइंट O। ये एंगुलर मोमेंटम हम इसलिए लिख रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम में r भी आएगा तो वहां पे अपन इसको डिफरेंशिएट करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब भी M2 चाहे कहीं पे भी रहे, यहां रहे चाहे M2 रहे यहाँ पर, इस पे जो लगने वाला फोर्स है ना वो ऑलवेज M1 से ही पास होगा। तो पॉइंट O के अबाउट M2 पे लगने वाला टॉर्क हमेशा क्या रहेगा, 0। तो टॉर्क अबाउट O इज 0, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट O क्या रहेगा, कंजर्व्ड। क्लियर है? नाउ एंगुलर मोमेंटम लिख देते हैं अपन अबाउट पॉइंट O M2 का। एंगुलर मोमेंटम होगा M2 इंटू ओमेगा इंटू r स्क्वायर। नाउ वैल्यू पुट करवाइएगा ओमेगा की, सो M2 √ओवर Gm1 डिवाइड बाई r क्यूब इंटू r स्क्वायर विच इज L इक्वल टू √ओवर Gm1 इंटू r इंटू बनेगा M2। नाउ अब अपने को चाहिए ये वाली क्वांटिटी। ये क्वांटिटी कब बन सकती है, जब आप ln r का डिफरेंशिएशन करो, राइट? तो इसको पूरा r यहाँ दिख रहा है आपको, तो इसमें ln ले लीजिएगा दोनों तरफ, तो ये बनेगा ln l इक्वल टू 1/2 ln g प्लस 1/2 ln m1 प्लस 1/2 ln r प्लस ln m2। नाउ इसी चीज को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो L तो कांस्टेंट था तो डिफरेंशिएशन बना 0, G भी कांस्टेंट है तो 0 प्लस 1/2 M1 आपका चेंज हो रहा था यहाँ पे क्योंकि मास डिपॉजिट हो रहा है, तो ये बनेगा 1 डिवाइड बाई M1, साथ में आएगा dm1 डिवाइड बाई dt प्लस ये बनेगा 1/2 ln r का 1/r, साथ में आएगा dr डिवाइड बाई dt। M2 का बनेगा 1/m2, साथ में आएगा dm2 डिवाइड बाई dt। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो ये बनेगा 1/r dr डिवाइड बाई dt। इसको इधर ले आइएगा, ये सारे उधर चले जाएंगे, तो ये बनेगा माइनस 1/2 1/2 m1 dm1 डिवाइड बाई dt माइनस 1/m2 dm2 डिवाइड बाई dt। नाउ ये dm1/dt और dm2/dt क्या होगा, तो यहाँ देखते हैं अपन m2 से मास रिड्यूस हो रहा है, तो और उसकी रेट आपको दे रखी है गामा, सो dm2/dt शुड बी इक्वल टू माइनस गामा क्योंकि मास लगातार कम हो रहा है, एंड dm1/dt शुड बी इक्वल टू प्लस गामा बिकॉज यहाँ मास लगातार इंक्रीज हो रहा है, राइट? ये पूरे डेटा इसमें पुट करेंगे, तो ये 1/r dr/dt बनेगा माइनस 1/2 m1 इंटू dm1/dt इज प्लस गामा एंड माइनस 1/m2 dm2/dt इज माइनस गामा। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एंड आपको एक और कंडीशन गिवन है ये वाली, m1 ग्रेटर देन m2। आपको इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है क्योंकि ऐसा ऑप्शन में कहीं पर आपको दिख नहीं रहा, या तो m1 में दिख रहा है या m2 में दिख रहा है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन आपको लगाना पड़ेगा, राइट? यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ ये 2 भी था, राइट? तो ये 2 यहाँ पे भी लगेगा,
1/r/dr/dt, 2 उधर चले जाएगा तो ये बन जाएगा -1/m1 इंटू प्लस गामा एंड माइनस माइनस प्लस 2 अगर इधर जाएगा तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ गामा डिवाइड बाई m2। नाउ इसी में आपको 2 गामा डिवाइड बाई m2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये बनेगा 1 माइनस m2 डिवाइड बाई 2m1 इस तरीके का बनेगा। नाउ ये वाली जो टर्म है ना वो हो जाएगी 0। वाई? क्योंकि m2 की वैल्यू m1 से बहुत कम है तो ये m2 लेस देन m1 है तो ये वाली टर्म 1 के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होगा तो ये लगभग बनेगा 0। सो 1/r/dr/dt शुड बी इक्वल टू 2 गामा डिवाइड बाई m2। बट आपको जो सॉल्यूशन में सॉरी ऑप्शंस में है वो यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इसका जो r है वो टाइम के साथ लगातार कम हो रहा है। क्लियर है? सो इस पे माइनस साइन जो है वो वही शो कर रहा है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है एक स्फीयर है और जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इनिशियली इस पे कोई चार्ज नहीं है। इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है 10⁻⁸ कूलम। नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि बाद में इसको ग्राउंडिंग किया जाता है स्फीयर को। ग्राउंडिंग की वजह से स्फीयर और ग्राउंड के बीच में चार्ज का इंटरेक्शन होता है, चार्ज का फ्लो होता है। नाउ फिर ग्राउंडिंग को हटा दिया जाता है एंड देन इस चार्ज को रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो आपको उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। लाइक जैसे ऑप्शन ए जो है वो है बिफोर ग्राउंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर। ग्राउंडिंग करने से पहले स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा। सेकंड ऑप्शन में पूछा है कि चार्ज फ्लो फ्रॉम स्फीयर टू ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग की वजह से चार्ज कितना गया। आफ्टर ग्राउंडिंग इज रिमूव्ड चार्ज ऑन स्फीयर, मतलब ग्राउंडिंग को जब रिमूव कर देंगे तो स्फीयर पे चार्ज कितना रहेगा। थर्ड ऑप्शन था। फोर्थ ऑप्शन है कि फाइनल पोटेंशियल जो है स्फीयर पे क्या होगा। स्टार्ट करते हैं अपन ऑप्शन ए से, जब इसको ग्राउंडिंग नहीं करी गई तब क्या होगा। तो ऑप्शन ए, जब इस पे ग्राउंडिंग नहीं की, इस पे चार्ज भी क्या है 0, तो सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज की वजह से ही तो पोटेंशियल आएगा। नाउ स्फीयर के कौन से पॉइंट पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होगा इसका सेंटर। क्यों? क्योंकि चार्ज यहाँ रखोगे उसकी वजह से इस स्फीयर पे चार्ज का इंडक्शन होगा जो कि आउटर सरफेस पे भी होगा। और जो आउटर सरफेस वाला जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, जिसकी वजह से हम पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ कहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंटर पे। बिकॉज हर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट चाहे कैसे भी हो, चार्ज का डिस्टेंस हमेशा क्या बना रहेगा, कैपिटल आर। इसलिए हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहता है 0। इसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0। नाउ स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इक्वल टू होगा पोटेंशियल एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पे पोटेंशियल फाइंड आउट करिएगा। इसकी वजह से क्योंकि इस पे जो भी चार्ज आएगा वो प्लस क्यू आएगा तो इधर माइनस क्यू आएगा, उसका नेट पोटेंशियल यहाँ पर क्या बना रहेगा, हमेशा 0। तो वीसी लिखते हैं तो ये बनेगा के क्यू डिवाइड बाई ये डिस्टेंस, ये लिख देते हैं आर। नाउ डेटा पुट कर दीजिएगा। वीसी के इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज इज 10 टू द पावर -8 डिवाइड बाई इनके बीच का सेपरेशन विच इज 0.2 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 900 तो 450 वोल्ट। ऑप्शन ए कंप्लीट हुआ। ऑप्शन में 450 वोल्ट ही दे रखा था तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी, चार्ज फ्लो फ्रॉम द स्फीयर टू ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग। नाउ इसको अपन करते हैं ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग करेंगे तो इनके बीच में चार्ज का फ्लो होगा और मान लीजिएगा कि फाइनल चार्ज जो स्फीयर पे है वो आ गया Q1। क्लियर है? नाउ ग्राउंडिंग की वजह से क्या होगा, स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो बन जाएगा 0। अब स्फीयर का पोटेंशियल या पॉइंट सी का पोटेंशियल बात क्या है, सेम, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब पॉइंट सी का पोटेंशियल बना दीजिएगा आप 0 बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग, राइट। सी का पोटेंशियल लिखिएगा तो Q1 जो कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा उसका, बट यहाँ पे पोटेंशियल हम लिख सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा r बनी रहेगी। तो के Q1 डिवाइड बाई आर, कैपिटल आर इज 0.1 मीटर, प्लस इसकी वजह से भी चार्ज पोटेंशियल लिख दीजिएगा तो के क्यू डिवाइड बाई
यहाँ से डिस्टेंस होगा 20 सेंटीमीटर विच इज 0.2, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू आई, सॉरी ये इक्वल टू 0, यहाँ से Q1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये इक्वल है, वो बनेगा माइनस Q डिवाइड बाई 2, Q इज 10 to the power minus 8, so Q1 will be equal to -1/2 into 10 to the power minus 8, और ये आपको दे रखा है, ये बन गया 5 into 10 to the power minus का 9 कूलम। तो ऑप्शन बी देखो जरा कैसा है। नाउ इस पे देखो चार्ज कैसा है बेटा जी बताओ, माइनस, इसका मतलब माइनस चार्ज है, अब पहले इस पे 0 था, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इधर से जो चार्ज का फ्लो हो गया है वो कितना हुआ, 5 into 10 to the power minus का 9 कूलम। पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो होगा तभी तो इस पे चार्ज नेगेटिव आएगा, राइट। तो ऑप्शन बी तो तुम्हारा सही हो गया कि चार्ज फ्लो जो है स्फीयर से ग्राउंड की तरफ हुआ है 5 into 10 to the power minus 9। एंड नाउ अब ऑप्शन सी के लिए बोला कि ग्राउंडिंग को जब रिमूव कर दिया जाएगा तब इस पे चार्ज कितना बचेगा। नाउ इसी पोजीशन से ग्राउंडिंग को रिमूव कर दीजिएगा, तो जो स्फीयर पे फाइनल चार्ज है वो बचेगा तुम्हारा Q1 विच इज -5 into 10 to the power minus 9 कूलम। नाउ ऑप्शन डी के लिए बोला है कि इसको ग्राउंडिंग से रिमूव तो कर दीजिएगा, ये 10 सेंटीमीटर है, एंड जो Q चार्ज है इसको रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस कर दीजिएगा, तो ये बच जाएगा, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। नाउ ये चार्ज रहेगा 10 to the power minus 8 कूलम। ग्राउंडिंग को हमने हटा दिया तो इस पे चार्ज चेंज होने का कोई स्कोप नहीं बचा है, इस पे चार्ज हमेशा क्या बना रहेगा, सेम, विच इज Q1 जो आया था अपना वो था -5 into 10 to the power minus 9 कूलम। नाउ अब अगेन आपको स्फीयर का पोटेंशियल लिखना है, जो कि हम लिख पाएंगे सिर्फ और सिर्फ कहाँ, सेंटर पे, नहीं। तो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू VC, ये डी ऑप्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। VC लिखिएगा तो वो बनेगा क्या, K Q1 डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस K स्मॉल q डिवाइड बाई दिस वन स्मॉल r, राइट। ये है तुम्हारा कैपिटल R। नाउ डेटा पुट कर दीजिएगा, 9 into 10 to the power 9, Q1 की वैल्यू है -5 into 10 to the power minus 9 डिवाइड बाई R इज 0.1 मीटर प्लस K 10 to the power 9, Q1 की वैल्यू है 10 to the power minus 8 डिवाइड बाई डिस्टेंस है 0.3 मीटर। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 450 प्लस ये बनेगा आपका 300 विच विल बी इक्वल टू, ये 450 है माइनस 150 वोल्ट। तो फाइनल आंसर इज, फाइनल पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज -150 वोल्ट, बट ऑप्शन डी में दे रखा था आपको 300 वोल्ट, तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि दो आइडेंटिकल कॉनकेव मिरर हैं जिनकी फोकल लेंथ f है और फोकल लेंथ जो है उसकी वैल्यू इनके साइज से काफी बड़ी है, ठीक है। बोला गया है कि इनके बीच में एक स्लैब है रखी हुई, इस डायग्राम में मैंने बना के दिखाया, इसकी थिकनेस t है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 है, और ये जो दोनों मिरर हैं इनसे इक्वल डिस्टेंस पे है स्लैब। एक सोर्स फंसा रखा है स्लैब के अंदर हमने, है ना। यहाँ पे आपको डायग्राम में मैंने ऐसे दिखाया है कि एक सोर्स है वो स्लैब के बीच मिड पॉइंट पे रखा हुआ है और बोल रहा है कि बताओ इन मिरर्स के बीच की सेपरेशन, जिसको मैंने डिनोट किया है x से, वो कितनी हो कि सोर्स की इमेज है वापस सोर्स पे बन जाए। आफ्टर और पॉसिबल केसेस, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, रे जब बाहर जाएंगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, जितने भी केसेस सभी कंसिडर करिए और बताइए कि कितनी सेपरेशन हो कि इमेज वापस किस पे बन जाए, सोर्स पे ही बन जाए, वो हमें बोला गया है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन समझते हैं कि यहाँ पे रे डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी हमें। तो मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ सोर्स से एक रे निकली है, ये रे, और ये रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हैं क्योंकि बाहर क्या है, एयर है, और स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n0 है, तो क्या होगी, नॉर्मल से दूर शिफ्ट होगी, ये ऐसे शिफ्ट हो गई, यहां से इधर की तरफ चली गई है। तो अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता हूं तो ये जो रे है हमें यहाँ एस डैश से आती हुई दिखाई देगी। कहां से आती हुई दिखाई देगी, एस डैश से। कहने का मतलब हमारे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन बन गया, एस डैश। अब हमें ये वाली सेपरेशन निकालनी पड़ेगी कि ये वाली सेपरेशन कितनी है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको मैं अपेरेंट डेप्थ वाला कंसेप्ट याद दिलाता हूं कि अगर ऊपर वाला मीडियम n2 है और नीचे वाला मीडियम n1 है और यहां पर d डेप्थ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अपेरेंट डेप्थ अगर मैं ऊपर से देखता हूं, यहां से अगर मैं देख रहा हूं, तो अपेरेंट डेप्थ जो आएगी
डी अपेरेंट, अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू होती थी D/N1 इंटू में N2, सही है। ऐसे ही अगर मेरे से कोई पूछे ये वैल्यू बताओ, ये वाली सेपरेशन बताओ, जिसको मैंने बोल दिया यहाँ पे y, तो मेरे से अगर कोई y की वैल्यू बोले तो मैं बोलूंगा y जो होगा हमारे पास वो होगा T/2 डिवाइडेड बाय, कहां से रे आ रही है स्लैब्स के अंदर से, और किस में जा रही है, एयर में, तो N0, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, तो y की जो वैल्यू आई है वो है T/2 N0। क्लियर है, ये आ गई मेरे पास y की वैल्यू। अब हमारा जो एस डैश की जो मिरर है, कॉनकेव मिरर ये वाला, इसकी जो सेपरेशन है वो मैं बता सकता हूँ कि वो जो सेपरेशन है वो कितनी हो जाएगी, एस डैश की जो सेपरेशन फ्रॉम ओवर मिरर, तो ये वाली सेपरेशन है, इस वाली सेपरेशन को जैसे मैंने बोल दिया W, तो जब W सेपरेशन है वो हमारे पास कितनी आएगी, वो आएगी y प्लस, और ये वाली सेपरेशन कितनी है, स्लैब से लेके पोल ऑफ दिस मिरर, तो वो सेपरेशन कितनी होगी, वो होगी टोटल, ये था x माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, ये वाला है, क्योंकि टोटल सेपरेशन x थी, इसकी थिकनेस है वो t है, तो ये सेपरेशन कितनी बच गई, x माइनस टी बाई 2, तो यहां से आप w बता सकते हो होगा T/2 N0 प्लस x माइनस टी बाई 2, तो w की वैल्यू आ गई यहाँ पे x/2 प्लस में T/2 इंटू 1/N0 माइनस 1, ये वाली सेपरेशन आ गई है, ठीक है। अब अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि रे है वो जा रही है, निकली किससे, S से, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद हमारे मिरर को लग रहा है कहां से आ रही है, S डैश से। अगर मैं बोल दूं S डैश हमारा क्या बन जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो इमेज है वापस कहां पे बनेगी, रे है अपना पास रिट्रेस करेगी, रे टकरा के परपेंडिकुलर तो मिरर स्ट्राइक करेगी, और टकरा के वापस कहां पे आने की कोशिश करेगी, S डैश पे, लेकिन ड्यू टू रिफ्लेक्शन वापस उसकी इमेज कहां बन जाएगी, S पे। तो मैं बोल देता हूं अगर S डैश हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो ये W किसके बराबर होना चाहिए, W शुड बी इक्वल्स टू 2f, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि 2f इक्वल्स टू x/2 इंटू x/2 प्लस, यहां हमारे पास क्या दे रखा है T/2 इंटू 1/N0 माइनस 1, तो यहां से f की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई है, वो आ गई है x/4 प्लस T/4 इंटू 1/N0 माइनस 1। अच्छा, मेरे से किसकी वैल्यू पूछी गई थी, मेरे से तो x की वैल्यू पूछी गई है, तो x की वैल्यू निकालनी चाहिए ना मुझे यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आ गई है हमारे पास 4f प्लस t इंटू 1 माइनस 1/N0, ये सेपरेशन पहला केस ये हो गया। तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए में यही बोल रखा है कि जो सेपरेशन है वो होनी चाहिए 4f प्लस t इंटू 1 माइनस 1/N0, तो ये हमारा ए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ से। अभी अपन देखने जाएंगे केस 2। केस 2 में सारी चीजें वही हैं। अपन ने बोला कि एस डैश वो हमारे मिरर के लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। तो अगर मैं बोलूं एस डैश मेरा क्या बन जाए, फोकस फॉर दिस मिरर, तो होगा क्या, अगर एस डैश मेरा फोकस बन गया तो ये रे इस वाले मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है तो ये आएगी ऐसे, और इस स्लैब को क्रॉस करके इस वाले मिरर से टकराएगी, ठीक है। अब इस वाले मिरर पे जाके टकराई है, और ये इस वाले मिरर के लिए, सेकंड मिरर के लिए किसका काम कर रही है, इंसिडेंट रहेगा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई है। तो इस वाले मिरर से जब ये जाएगी तो ये कहां कंसंट्रेट होने की कोशिश करेगी, कहां फोकस होने की कोशिश करेगी, इसके फोकस पे, इस वाले मिरर के फोकस पे, यहां पे। लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये वापस कहां चली जाएगी, सोर्स पे। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, समझिए। ये वाला एस डैश है, इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब रे इस पे इंसिडेंट हुई, इसको लग रहा है कि मिरर को लग रहा है कि मेरे फोकस से आ रही है, सेकंड केस कंसीडर कर रहा हूं। जैसे इसके फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और सेकंड वाले मिरर पे जाके इंसिडेंट होगी। उस मिरर को क्या लगा है कि उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, तो वो कहां फोकस करेगा, अपने वो कहां इसे फोकस करवाएगा, अपने फोकस पे। जब ये स्लैब को क्रॉस करेगी तो अपन वापस क्या बोल सकते हैं कि ये किस पे फोकस हो जाएगी, सोर्स के ऊपर, जहां हमें क्वेश्चन में कंसंट्रेट करवाने के लिए यानी फाइनल इमेज बनाने के लिए बोला गया था। तो हम बोल सकते हैं कि W किसके बराबर हो जाए, F के बराबर हो जाए, तो हमारे सोर्स की इमेज है वापस सोर्स पे बन जाएगी। समझ में आ रहा है। तो अपन बोल देंगे यहां से x/2 प्लस t/2
1/n0 -1 किसके बराबर आ जाएगा, f के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई है 2f + t × 1 - 1/n0। एक ही केस पॉसिबल है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका एक आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसके आंसर होंगे ए और बी, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि 6 इनफाइनाइटली लार्ज थिन नॉन कंडक्टिंग शीट्स है, उनका यूज करके दो कॉन्फ़िगरेशन बनाए गए हैं, कॉन्फ़िगरेशन 1, कॉन्फ़िगरेशन 2। कॉन्फ़िगरेशन 1 और 2 में जो डेंसिटी है वो चार डेंसिटी है वो सिग्मा नोट की फॉर्म में लिख रखी है ना, ठीक है। प्लेट्स के बीच की सेपरेशन 1 माइक्रोमीटर है, जिसको क्वेश्चन में मैंने डी से डिनोट किया है। सिग्मा नोट की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है, वो है 9 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू यूज करनी है 9 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। ये सब क्वेश्चन में बोल रखा है। फिर कुछ रीजंस डिनोट कर रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 से दोनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑप्शंस के अंदर, कौन कौन से ट्रू हमें बताना है। पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन 1 का जो रीजन 4 है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो 0 होगा, ये चेक करना। ऐसे ही ऑप्शन बी भी बोला गया है कॉन्फ़िगरेशन 2 का जो रीजन 3 है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिग्मा नोट बाई एप्सिलॉन नोट है, ये चेक करना है कि होगा कि नहीं होगा। फिर बोला गया है कि कॉन्फ़िगरेशन 1 का जो ये शीट 1 है और शीट 6 है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। और डी ऑप्शन में बोला गया है कि कॉन्फ़िगरेशन 2 का जो फर्स्ट और लास्ट शीट है उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 वोल्ट है। ये हमें चेक करके बताने चारों ऑप्शन, ठीक है। अभी इसके लिए अपन कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले मैं हर रीजन में 1, 2, 3, 4, 5 में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया है कैलकुलेशन के लिए, तो इस वाले पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे सभी शीट्स के कारण आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट वाली शीट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सभी के कारण कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं 2 में कैलकुलेट करूंगा, 3 में, 4 में, 5 में। ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन 2 के लिए भी, ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन 2 है, कॉन्फ़िगरेशन जो 2 है उसके लिए भी मैं कैलकुलेशन करूंगा 1, 2, 3, 4, 5th रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे फर्स्ट जो शीट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अवे फ्रॉम चार्ज होगा। और हमें पता है नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, वो होता है सिग्मा नोट अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ये आ जाएगा सिग्मा नोट अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज, तो ये आई कैप में आएगा प्लस। फिर जो दूसरी शीट है वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, तो सिग्मा नोट अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ये भी किधर आएगा, आई कैप में। फिर है तीसरी है प्लस वाली, तो प्लस से दूर होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, सिग्मा नोट अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, ये आएगा माइनस आई कैप। ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये वाली जो शीट इसके कारण कैसे किधर होगा, नेगेटिव प्लस आई में, क्योंकि चार्ज की तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज है, सिग्मा नोट अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, ये आ गया किधर, आई में। फिर है नेक्स्ट प्लस वाली, तो इससे दूर होगा तो इधर माइनस आएगा, इस माइनस में आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, तो सिग्मा नोट अपॉन में 2 एप्सिलॉन, ये आएगा माइनस का आई कैप। लास्ट वाली शीट के कारण जो नेगेटिव चार्ज है इसके कारण इसकी तरफ होगा तो प्लस आई में आएगा, सिग्मा नोट अपॉन में 2 एप्सिलॉन, ये आएगा आई। अब यहाँ से आप टोटल वैल्यू बता सकते हैं कितनी आ गई टोटल वैल्यू। यहाँ से ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये फर्स्ट और लास्ट वाला ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा सिग्मा नोट अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ये आ गया आई कैप। ऐसे ही आप हर रीजन में कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्होंने मेरे से ऑप्शन 1 में रीजन 4 में कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो मैं यहाँ पर भी कैलकुलेशन करके आपको एक बार बता देता हूँ, फिर अपन लिख देंगे फटाफट से वैल्यूज। जो E4 इस वाले पॉइंट पे फर्स्ट शीट के कारण होगा आई में, सेकेंड के कारण होगा माइनस आई में, थर्ड के कारण किधर होगा, आई में, फोर्थ के कारण माइनस आई में, फिफ्थ के कारण माइनस आई में, सिक्स के कारण आई में। फटाफट लिख देता हूँ मैं। तो सिग्मा नोट अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, इस वाले के कारण आएगा आई में, फिर नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ सिग्मा नोट अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, ये आएगा माइनस का आई कैप। फिर थर्ड वाले के कारण आई में, सिग्मा नोट अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, ये आ गया आई में। उसके बाद ये वाली कौन सी है, नेगेटिव, तो इसकी तरफ होगा माइनस आई में, सिग्मा नोट अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, ये आ गया माइनस आई में। उसके बाद इस वाले के कारण माइनस आई में, क्योंकि प्लस है तो प्लस से दूर, तो सिग्मा नोट अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, ये माइनस आई आ गया। लास्ट वाली के कारण शीट की तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज है, तो आएगा सिग्मा नोट अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, ये आ गया आई में।
ठीक है। तो फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसका मतलब इन्होंने सही कहा था, रीजन 4 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 1, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो E4 और E1 मैं निकाल चुका हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। मैंने रिजल्ट निकाल लिए तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे वैल्यूज कि 1 वाले में I में आया था कितना, सिग्मा नोट अपॉन में एप्सिलॉन नोट, फिर यहाँ पे 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इस वाले रीजन में इधर की तरफ आएगा सिग्मा नोट अपॉन में एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे वैल्यू 0 आई थी, हमने कैलकुलेट की थी, फिर यहाँ आएगा आगे की तरफ सिग्मा नोट अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ऐसे ही आप कॉन्फ़िगरेशन 2 के लिए भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मैं आपको एक किसी पॉइंट के लिए या किसी एक रीजन के लिए कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ ना। तो जो इन्होंने बोला वही अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, रीजन 3 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 2, तो इस वाले पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। E3 बोल देता हूँ इसको मैं। तो फर्स्ट वाली जो शीट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके कारण अवे फ्रॉम चार्ज, तो इस पे प्लस में आएगा, प्लस आई में सिग्मा नोट। लेकिन यहाँ पे मैग्नेट जो अपना चार्ज डेंसिटी सिग्मा नोट बाई 2 है, तो मैंने 2 लगा दिया, और फॉर्मूले का 2 एप्सिलॉन नोट तो आना ही है, और ये क्या आ गया यहाँ पे आई कैप। ये वाला नेगेटिव तो इसकी तरफ होगा, तो माइनस आई में आएगा सिग्मा नोट अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, ये माइनस आई आ गया। उसके बाद इस वाले के कारण अवे फ्रॉम चार्ज, तो प्लस में आएगा सिग्मा नोट अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, ये आ गया किधर, आई में। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली माइनस है तो इसकी तरफ ही हो जाएगा सिग्मा नोट अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, तो ये आई कैप आ गया। ठीक है, उसके बाद ये वाली प्लस है तो इससे दूर होगा, माइनस में आएगा, तो आएगा सिग्मा नोट अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, ये माइनस का आई कैप आ गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाली जो बची है उसके कारण किधर आएगा, इसकी तरफ, तो सिग्मा नोट बाई 2 और फॉर्मूले का 2 एप्सिलॉन नोट, ये आ गया आई कैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड थर्ड टर्म कैंसिल हो गई, फोर्थ और फिफ्थ टर्म कैंसिल हो गई, तो बचा कितना, ये बच गया सिग्मा नोट अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट आई कैप। तो आप सभी रीजंस में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आया है सिग्मा नोट अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। बाकी मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, मैं सीधा लिख दूँ, यहाँ आएगा सिग्मा नोट अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट राइट में, इधर आएगा सिग्मा नोट अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट लेफ्ट में, इधर मैंने निकाल लिया था, इधर आएगा सिग्मा नोट अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट लेफ्ट में, इधर आएगा सिग्मा नोट अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट राइट में। ये हमने कैलकुलेशन कर ली। तो इन्होंने जो ऑप्शन बी में बोला था कि रीजन 3 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 2, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट होगी, वो गलत हो गया। ये आंसर आएगा सिग्मा नोट अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। बाकी के दो ऑप्शन बचे जो चेक करने हैं, ऑप्शन 3 और 4, उसके लिए मैं देख रहा हूँ शीट 1 एंड शीट 6, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, वो कितना आएगा। यहाँ पे इस वाले के कारण पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इनके बीच की सेपरेशन, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच की सेपरेशन, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बीच की सेपरेशन, इन दोनों रीजन के कारण पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं, तो ये हो गया 3 सिग्मा नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट इनटू डी। यहाँ पे आप वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 रह गया, सिग्मा नोट की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁻6, ऐसा ही यूनिट्स यूज कर रहा हूँ। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻12 और डी की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻6। तो सोल्व करने पे आ गया ये 3 वोल्ट, बट सी ऑप्शन में बोला गया था ये आना चाहिए 5 वोल्ट, सी ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन 2 की फर्स्ट और लास्ट प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मुझे निकालना है डेल्टा वी। तो फर्स्ट रीजन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है, सेकंड के लिए नेगेटिव है, थर्ड के लिए पॉजिटिव है, फोर्थ के लिए नेगेटिव है, तो बचेगा वो सिर्फ लास्ट वाले कारण बचेगा, तो आएगा ये यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा नोट अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट इनटू डी। मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है तो ये हायर पोटेंशियल लोअर, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है, इधर पीछे है तो ये हायर ये लोअर, तो ये नेगेटिव, इसलिए मैंने आपको बता दिया ना। भाई कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं। सिग्मा नोट ये आया था 9 इंटू 10⁻6 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट की वैल्यू थी 9 इंटू 10⁻12, ठीक है, इंटू डी की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻6। कैलकुलेशन करने पे आ गया ये 1/2 वोल्ट। लास्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि कार्नोट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी 0.4 है और जो हॉट रिजर्वायर टेम्परेचर है क्वेश्चन में बोल रखा है कि 1000 केल्विन है। उसके हॉट रिजर्वायर से जो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं 150 जूल है। उसके बाद बोला गया है कि जो भी वर्क डन एक्सट्रैक्ट हुआ है इंजन से
उसका यूज किया जा रहा है एक हीट पंप को रन करने में, और हीट पंप का जो सीओपी है वो हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोला गया है कि हीट पंप का जो हॉट रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर 300 केल्विन है। तो बोला गया है कि कौन कौन से ऑप्शन ट्रू है बताओ। पहले ऑप्शन में बोला गया है कि हीट इंजन से 60 जूल है हीट एक्सट्रैक्ट की गई है। दूसरे ऑप्शन में बोला गया है कि जो कोल्ड रिजर्वायर है हीट इंजन का उसका टेम्परेचर 600 केल्विन है। नेक्स्ट ऑप्शन में बोल रखा है जो हीट पंप का कोल्ड रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर 270 केल्विन है। और लास्ट ऑप्शन में बोला गया है कि जो हीट पंप का हॉट रिजर्वायर है उसको एक साइकिल में 540 जूल हीट सप्लाई की गई है। तो जो जो क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले अपन अपना हीट इंजन बना रहे हैं ना, तो हीट इंजन का जो ये हॉट रिजर्वायर है इसका जो टेम्परेचर है वो क्वेश्चन में 1000 केल्विन बोला गया है। ये मैंने हीट इंजन बना दिया, और इसका जो कोल्ड रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर क्वेश्चन में पूछा गया था, इसलिए मैंने उसको T2 बोल दिया। यहां से आ रही है 150 जूल हीट, इधर मुझे नहीं पता तो मैंने बोल दिया इधर हीट जा रही है Q2। इससे जो वर्क डन एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसको फुली यूटिलाइज किया जा रहा है एक हीट पंप को रन करने में। इस हीट पंप का जो सीओपी दिया था आपको याद होगा, वो दिया था 10, है ना। अब इसका जो हॉट रिजर्वायर है वो 300 केल्विन पे है, और इसका जो कोल्ड रिजर्वायर है वो भी हमें पूछा गया ऑप्शंस में, इसको मैंने बोल दिया T2 डैश। यहां से जो हीट गई थी उसको मैंने बोल दिया, ये हमें Q2 डैश बोल दी, और ऊपर की तरफ जो हीट जा रही है उसको मैंने बोल दिया Q1 डैश। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हीट इंजन की बात करते हैं। हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो हमें दे रखी है 0.4, और एफिशिएंसी होती है वर्क डन एक्सट्रैक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड बाय हॉट रिजर्वायर, तो वो 150 जूल दे रखे है। ठीक है, ये 150 जूल है। तो यहां से जो वर्क डन आया है वो 60 जूल आया है। ये 60 जूल वर्क एक्सट्रैक्ट किया है मैंने किससे, हीट इंजन से। उसके बाद हमसे पूछा गया था, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन। उसके बाद बोला गया है कि टेम्परेचर बताओ कोल्ड रिजर्वायर का, तो अपन आसानी से बता सकते हैं। हमें बताया देखो 150 हीट ऊपर से आ रही है, हीट हॉट रिजर्वायर सप्लाई कर रहा है, 60 जूल वर्क डन मिल गया, तो जो Q2 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 जूल। और हमें पता है कार्नोट हीट इंजन है ये, तो इसके लिए मैं बोल सकता हूं क्या कि 150 डिवाइडेड बाय Q2 विल बी इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय T2। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि 150 Q2 की वैल्यू मैंने 90 निकाल ली है, इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा, T2। तो यहां से आप T2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 1 0 कैंसिल हो गए यहां से। ठीक है, तो यहां से ये गया 5 टाइम, यहां आ गया 3, तो ये आ गया 3000 डिवाइड बाय 5, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 600 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर बी है वो भी ठीक है। ऑप्शन सी में बात की गई है कि जो हीट पंप है उसका कोल्ड रिजर्वायर टेम्परेचर पूछा गया है, और डी में पूछा गया है हीट सप्लाइड टू हॉट रिजर्वायर ऑफ हीट पंप, वो हमें बताई गई है 550, वो हमें चेक करने हैं दोनों ऑप्शन, है ना। अब हीट पंप की बात करते हैं। हीट पंप का जो सीओपी बोल रखा था क्वेश्चन में 10 बोल रखा था ना, और सीओपी क्या हो जाएगा इसका, वो होगा हीट सप्लाइड टू हॉट रिजर्वायर डिवाइड बाय वर्क डन। कितना इनपुट मिला है इसको, वर्क डन ऑन द हीट पंप, ये 10 आ गया। तो यहां से Q1 डैश अपॉन में W इक्वल्स टू 10 है, और W की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, W की वैल्यू कितनी आई है, कैलकुलेट की है मैंने ना, वही थी 60 जूल। तो ये W यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया है, 60 जूल है। ठीक है, ये W मैंने 60 जूल रख दिया, और ये 10 हो गया। तो यहाँ से Q1 डैश है वो कितना आ गया, 600 जूल आ गया। तो जो लास्ट ऑप्शन था, फोर्थ ऑप्शन वो गलत हो गया, उसमें बोला गया था कि हॉट रिजर्वायर को 540 जूल हीट दी गई है, ये गलत हो गया, ये आएगी 600, तो लास्ट ऑप्शन गलत है। हाँ, अब आप बोलोगे देखो एनर्जी कंजर्वेशन से आप ये बोल सकते हो कि Q1 डैश विल बी इक्वल्स टू W प्लस में Q2 डैश, जो कोल्ड रिजर्वायर से हीट आई थी। यहाँ से Q1 डैश की वैल्यू 600 है, वर्क डन जो आया था वो 60 था, तो इसका मतलब यहाँ से Q2 डैश की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 540 जूल। ठीक है, अब मेरे से पूछा गया था कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर, T2 डैश और पूछा गया, तो मैं बोल सकता हूँ इसके लिए क्या, मैं बोल सकता हूँ कि 300 हॉट रिजर्वायर टेम्परेचर अपॉन में कोल्ड रिजर्वायर टेम्परेचर T2 डैश विल बी इक्वल्स टू Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश। तो ये आ गया 300, है ना, 300 आ गया अपॉन में T2 डैश मुझे निकालना था। ठीक है, अब Q1 डैश कितना है,
600 अपॉन में Q2 डैश कितना है 540, तो कितने टाइम गया 2 टाइम, तो यहाँ से T2 डैश जो आया मेरे पास वो आ गया 270 केल्विन। तो सी ऑप्शन सही हो गया, इसका मतलब ऑप्शन सही होगा A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है ना, और इस सॉलिड स्फीयर का मास m है, रेडियस r है, और ये कंडक्टिंग है, और इसको क्या Q चार्ज दिया गया है ना, Q चार्ज दिया गया और ये कंडक्टिंग है, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ रहने वाला है, इसकी सरफेस पे रहने वाला है। और हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है वो अल्फा Q/2m है, और हमसे अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है जैसा कि ये कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज कहाँ रहने वाला है, सरफेस पे रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ यहाँ पे सिग्मा होगा चार्ज अपॉन में इसका सरफेस एरिया, वो कितना होगा 4πr², वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट ले रहा हूँ, थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट ले रहा हूँ सरफेस के ऊपर। अब एलिमेंट सरफेस पे इसलिए ले रहा हूँ कि सारा का सारा चार्ज है वो कहाँ फैला हुआ है सरफेस पे, और ये एलिमेंट किस शेप का होगा, ये एलिमेंट एक रिंग की शेप का होगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है वो निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार एलिमेंट का टॉप व्यू दिखा देता हूँ बना के कि एलिमेंट कैसा दिखाई दे रहा है। एलिमेंट टॉप से ऐसा दिखाई दे रहा है। इस एलिमेंट की जो रेडियस है वो अपने पास कितनी होगी r cos थीटा, और इसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास कितनी होगी r d थीटा। तो इस एलिमेंट के ऊपर अगर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है dq, तो आएगा सिग्मा इंटू इसका एरिया dA, वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन बोलेंगे कि हमें dq की वैल्यू निकालनी है, तो dq विल बी इक्वल्स टू सिग्मा कितना आएगा q अपॉन में 4πr² इंटू एरिया, एलिमेंट का एरिया कितना हो गया जहां चार्ज फैला हुआ है वो है 2πr, r की जगह आएगा r cos थीटा इंटू में इसकी थिकनेस वो है r d थीटा। तो यहां से आप dq निकाल सकते हैं। dq की वैल्यू आ गई हमारे पास, r² नीचे r² ऊपर बनेगा, कैंसिल हो गया, नीचे 4 ऊपर 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कट गया, तो आएगा q/2 cos थीटा d थीटा। अब ये चार्ज है, ये सर्कल में घूम रहा है, तो इसके कारण जो छोटा सा करंट आएगा di, वो आएगा dq/t, t की वैल्यू डाल देंगे अपन, तो ये आएगा dq/2π/ओमेगा, क्योंकि ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा ऊपर चला जाएगा। तो यहां से अपन अगर dq की वैल्यू डाल देते हैं, तो dq की वैल्यू थी q/2 cos थीटा d थीटा, इसमें पुट कर देते ना, तो ये आएगा q cos थीटा d थीटा इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 4π, ये आ गया di। अब इस di करंट के कारण यहाँ पे क्या आ रहा है, छोटा सा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ रहा है, उसकी वैल्यू होगी dm आएगा di इंटू एरिया। यहाँ पे इसका जो एरिया होगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा πr², लेकिन r की जगह पुट करना r cos थीटा, तो यहाँ से dm जो आया मेरे पास वो आया di, यानी q cos थीटा d थीटा ओमेगा अपॉन में 4π, और जो एरिया है वो आएगा πr² cos² थीटा, क्योंकि जो रेडियस थी रिंग की हमारे एलिमेंट की वो r cos थीटा थी, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, dm की जो वैल्यू आएगी वो आ गई हमारे पास कितनी, वो आ गई पाई से पाई कैंसिल, ये आ गई q cos थीटा का क्यूब, फिर ओमेगा d थीटा, पाई से पाई कैंसिल, अपॉन में 4 इंटू में r², ये आ गया। ये तो छोटा सा डायपोल मोमेंट आया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और हमें पता है यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन ये है, तो जितने भी एलिमेंट लूंगा उन सभी के कारण जो हमारा छोटा सा डायपोल मोमेंट आ रहा है उन सभी की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अपन बोल देंगे कि m की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट चीजों को बाहर कर देता हूँ मैं ना, तो यहाँ पे q बाहर हो गया, ठीक है, q यहाँ मैं बाहर निकाल सकता हूँ, उसके बाद ओमेगा बाहर हो गया, उसके बाद r² बाहर है, यहाँ 4 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा मेरे पास क्या, ये रह जाएगा cos थीटा का क्यूब d थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ, लिमिट लगेगी यहाँ, थीटा को नीचे लेके आता हूँ तो -π/2 से ऊपर कहाँ तक, π/2 तक,
तो ये आएगा -π/2 से π/2 तक, ठीक है। अब यहाँ में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा मैनिपुलेशन करूंगा कि m इक्वल्स टू q ओमेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा dt। मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज में। यहाँ से π/2 से π/2 -π/2 से π/2 लिमिट आ गई। अब मैं साइन थीटा को सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा, साइन थीटा को t पुट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मेरे पास आएगा ये cos थीटा d थीटा इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे हमारे पास मोमेंट जो आया वो आया q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4। लिमिट भी चेंज हो जाएगी कि साइन इक्वल्स टू t है, तो साइन थीटा में अगर मैं -π/2 डालता हूँ तो t की वैल्यू -1 से अपर लिमिट +1 हो जाएगी, है ना। और ये बच गया 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अपन इंटीग्रेशन करके लिमिट डाल देते हैं, तो m इक्वल्स टू q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इंटीग्रेशन कितना आ गया इसका, इंटीग्रेशन आएगा t माइनस टी क्यू बाय 3, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, -1 से +1। तो यहाँ पे m की वैल्यू आ गई q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4, और अपन अब लिमिट पुट कर देते हैं इसमें, अपर लिमिट 1 है तो आएगा 1 माइनस 1/3, फिर माइनस में लोअर लिमिट, अगर हम लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करते हैं तो आएगा -1 फिर -1 की पावर 3 अपॉन में 3, फिर ये ऐसा। तो यहाँ से m जो आया मेरा कितना आ गया, q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4, अंदर रह गया 1 -1/3 +1, फिर ये क्या, -1 की पावर 3, -1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फिर ये बाहर एक और माइनस है तो ये आएगा माइनस का 1/3, सही है। तो यहाँ पे हमारा जो m आया वो कितना आ गया, q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया ये 112 माइनस 2/3, 2 माइनस 2/3 कितना हो गया, ये मेरे ख्याल से आएगा 4/3। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करके आई q ओमेगा r स्क्वायर बाई 3 कैलकुलेट कर लिया मैंने, हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हमसे रेशियो दिया गया था, हमें रेशियो किस चीज का दिया गया था, हमें रेशियो दिया गया था यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि m/l है वो है अल्फा q बाई 2m। m की वैल्यू मैंने निकाल ली है, वो कितनी है, q ओमेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, और l मुझे पता है क्या है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, तो इसका i ओमेगा, i मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आएगा 2/5, 5 ऊपर चला गया m r स्क्वायर, ठीक है, इनटू में ओमेगा, ये हमारा रेशियो आ गया। तो अपन बोलेंगे यहाँ से r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो हमारा जो रेशियो आएगा वो आया q/2m इंटू 5/3। इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे अल्फा आया है, अल्फा की वैल्यू आ गई 5/3, तो आंसर हो जाएगा हमारा 5/3, दिस इज योर आंसर। तो ये आएगा अल्फा इक्वल्स टू 1.66। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, वो रेस्ट पे है तथा अपनी ग्राउंड स्टेट में। इस पे एक फोटोन इंसिडेंट कराते हैं न्यूमन फ्रीक्वेंसी का, जिसके कारण हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाता है 10 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी के साथ। अब ये इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन के साथ मिलता है और एक पॉजिट्रोनियम एटम बनाते हैं जो ग्राउंड स्टेट में है, और इस प्रोसेस में एक फोटोन निकलता है न्यूटन फ्रीक्वेंसी का। जो पॉजिट्रोनियम है उसका जो सेंट्रोमास है वो 5 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, और बोला गया है कि आपको पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास इक्वल कंसिडर करना है। और इस पॉजिट्रोनियम एटम को आप बोर एटम मान सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या कर रहे हैं, सेंट्रोमास के अबाउट ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और इस प्रोसेस में कहीं पर भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, बताया गया है। तो बताना है कि जो फोटोन एक इंसिडेंट हुआ था और एक इजेक्ट हुआ है बाद में, उनके बीच का एनर्जी का डिफरेंस इलेक्ट्रोवोल्ट में कितना है, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अपन जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा फॉलो करते हैं। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम पे एक फोटोन आया है, कितनी फ्रीक्वेंसी का,
न्यूवन फ्रीक्वेंसी का, और इससे इलेक्ट्रॉन है इसका बाहर आ गया है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, और इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 10 इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो इस फोटोन की एनर्जी निकालनी है, फोटोन की एनर्जी होगी h⁻₁, और वो एनर्जी कैसे निकालूंगा, इस फोटोन ने पहले तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, उसके बाद 10 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी भी दी है। हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो पहले एनर्जी सप्लाई करेगा 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट की, बाद में उसे 10 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी और दे रहा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी हो गई 13.6 प्लस में 10, तो ये आ गया 23.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये फोटोन इतनी एनर्जी लेके आया था। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ये इलेक्ट्रॉन है पॉजिट्रॉन के साथ मिलके पॉजिट्रोनियम एटम बना रहा है, और ये पॉजिट्रोनियम एटम जो है इसका जो सेंट्रो मास है वो 5 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, और साथ में इस प्रोसेस में एक फोटोन भी निकला है, ठीक है। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोल सकता हूं मैं, एनर्जी कंजर्वेशन की जो इलेक्ट्रॉन आया था इसकी एनर्जी थी 10 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। जो हमारा पॉजिट्रॉन था वो क्वेश्चन में बोला गया रेस्ट में था, इसकी एनर्जी 0। उसके बाद जो पॉजिट्रोनियम का जो सेंट्रो मास है वो 5 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, प्लस पॉजिट्रोनियम एटम की भी एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि अपनी ग्राउंड स्टेट में है, प्लस जो फोटोन भी इजेक्ट हुआ था यहां से उसकी एनर्जी भी कंसीडर करनी पड़ेगी, तभी तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो आ गया हमारी उसकी एनर्जी आ गई है E ऑफ फोटोन, ठीक है। अब ये हो गया 10 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम इन ग्राउंड स्टेट, प्लस ये हो गई है h⁻², ठीक है। अब मुझे पॉजिट्रोनियम की एनर्जी ग्राउंड स्टेट में कैलकुलेट करनी है, वो है माइनस का 13.6 Z² n² रिड्यूस मास अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमारा जो पॉजिट्रोनियम एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिट्रॉन है वो सेंट्रोमास के अबाउट क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। सेंट्रोमास की काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रोवोल्ट बोली थी, मैंने कंसीडर कर ली है। यहाँ पे मैं रिड्यूस मास कैलकुलेट करता हूँ, होगा दोनों का मास इक्वल कंसीडर करना है, तो होगा me इंटू me अपॉन me प्लस me, तो ये आ गया me/2, ठीक है। यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, तो ये आ गया EP बराबर माइनस का 13.6 Z² अपॉन n² इंटू 1/2। अब ये ग्राउंड स्टेट में है तो हम यहाँ पे पॉजिट्रोनियम की एनर्जी निकाल लेते हैं, माइनस का 13.6 1² अपॉन 1² इंटू 1/2, ये आ गया माइनस का 6.8। ये एनर्जी हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो आ जाएगा ये 10 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस का 6.8 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये इलेक्ट्रोवोल्ट में होगा प्लस में h⁻², ठीक है। अब यहाँ से h⁻² की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो कितनी आएगी बताइए, ये इधर जाएगा तो 5 और ये ऐड हो जाएगा तो ये आएगी 11.8 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब हमें चाहिए डिफरेंस, जो फोटोन इंसिडेंट हुआ था और जो फोटोन बाहर निकला इनका दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो मैं बोल दूंगा ये आएगा h⁻1 माइनस h⁻2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 23.6 माइनस 11.8, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा 11.8 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को बोला गया है कि अपने पास एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है जिसके n मोल्स गिवन है ना। इस गैस को अपन एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू लेके गए हैं जो कि अपने पास WXYZ साइक्लिक प्रोसेस है, और इसका अपने को VT कर्व गिवन है। WX और Y पे अपने को वॉल्यूम गिवन है, और अपने से पूछा ये गया है कि जो ये पाथ XY है इसमें गैस ने टोटल कितना हीट एब्जॉर्ब करा है, ये अपने से पूछा गया है। तो अगर अपन बात करते हैं पाथ XY की, अपने क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें जो प्रोसेसेस हैं उनमें से कुछ एडियाबेटिक हैं और कुछ आइसोबारिक प्रोसेस हैं। अपने को पता लग रहा है कि यहाँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है फॉर XY प्रोसेस, तो ये जो XY प्रोसेस है ये अपना आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा Q की वैल्यू आती है वो आती है NCP डेल्टा T। नंबर ऑफ मोल्स n है, और जो Cp है ये अपने पास एक मोनोएटॉमिक गैस है, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो अपने पास Cp होता है वो होता है 5/2 इंटू R, और डेल्टा T की वैल्यू जो आएगी वो आएगी T फाइनल माइनस T इनिशियल, और फाइनल अपने पास Y और इनिशियल है X पॉइंट, तो T
वाई माइनस टी एक्स। अब क्वेश्चन में अपने से ऐसे बोला गया है कि जो पॉइंट डब्ल्यू पे जो टेम्परेचर है वो टी डब्ल्यू है और एन आर टी डब्ल्यू की जो वैल्यू अपने को गिवन है वो 1 जूल गिवन है। तो अपन इस एक्सप्रेशन की हेल्प से टी एक्स और टी वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर अपन यहाँ पुट कर देंगे, डेल्टा क्यू आ जाएगा। अब अपन देखते हैं तो W से X के लिए जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। बात कर लेते हैं W टू X, ये जो प्रोसेस है वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अपने को पता होता है कि T V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। W से X के लिए अगर अपन बात करते हैं तो लिख लेते हैं अपन कि T W V W की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T X V X की पावर गामा माइनस 1। T W V W की जो वैल्यू है वो अपने को गिवन है, V W गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब की पावर गामा। गामा होता है मोनोएटॉमिक के लिए 5/3, 5/3 माइनस 1 इज 2/3 इज इक्वल टू टी एक्स। वी एक्स की जो वैल्यू है, वी एक्स अपने को गिवन है 125, गामा माइनस 1 इज 2/3। तो यहाँ से जो अपने को टी एक्स की वैल्यू मिल रही है, टी एक्स इज इक्वल टू टी डब्ल्यू 64/125 की पावर 2/3, टी एक्स इज इक्वल टू टी डब्ल्यू और ये आ जाएगा अपने पास 16/25। टी एक्स इन टर्म्स ऑफ टी डब्ल्यू अपने पास आ गया है। अब अपन कैलकुलेट करते हैं टी वाई की वैल्यू, है ना। तो बात करते हैं अपन प्रोसेस एक्स से वाई के लिए। एक्स से वाई जो प्रोसेस है वो अपने को देखने से पता लग रहा है कि एक्स से जो वाई प्रोसेस है वो आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और एक्स से वाई के लिए अगर अपन बात करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास वी एक्स अपॉन वी वाई इज इक्वल टू टी एक्स अपॉन टी वाई। अपने को वैल्यू चाहिए टी वाई की, तो टी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास वी वाई अपॉन वी एक्स इंटू टी एक्स। टी वाई इज इक्वल टू वी वाई की वैल्यू अपने को गिवन है 250 अपॉन वी एक्स। 250 अपॉन वी एक्स इज 125 इंटू टी एक्स। तो यहाँ से जो अपने को टी वाई देखने को मिल रहा है वो आ जाएगा 2tx। टी वाई और टी एक्स की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये आएगा अपने पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू n 5/2 इंटू आर। टी वाई है अपने पास 2tx माइनस टी एक्स, तो ये आ जाएगा n 5/2 इंटू आर इंटू टी एक्स, एंड टी एक्स की वैल्यू है अपने पास 16/25 टी डब्ल्यू। ये आ जाएगा अपने पास एन आर टी डब्ल्यू इंटू, इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये आ रहा है अपने पास 8/5। एन आर टी डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो अपने क्वेश्चन में गिवन है 1 जूल, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आ गया अपने पास 8/5 और 8/5 इज इक्वल टू 1.6। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि अपने पास एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का अपने को पता होता है कि अर्थ के सेंस में ये रोटेट करता है और अर्थ के रेस्पेक्ट में अपने को ये स्टेशनरी फील होता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो भी 24 आवर्स होगा, अर्थ के टाइम पीरियड के सेम। तो जियो स्टेशनरी को मैं टाइम पीरियड इसका लिख लेता हूँ T1 इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक, इसके बाद अपने से बोला गया कि एक दूसरा सैटेलाइट है जो कि ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में, और जो सेंस ऑफ रोटेशन इसका है वो अपोजिट डायरेक्शन है अर्थ के सेंस से। इसका जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो R2 गिवन है। जियो स्टेशनरी का जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो अपने को R1 गिवन है। R1 R2 में रिलेशन भी अपने को पता है। अपने से पूछा ये गया है कि जो सेकंड सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, जियो स्टेशनरी के रेस्पेक्ट में अपने से पूछा गया है। ठीक है, तो पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं सेकंड सैटेलाइट का टाइम पीरियड, है ना। अपने को केपलर्स लॉ से पता होता है कि t² इज प्रोपोर्शनल टू r³ होता है ना। सेकंड सैटेलाइट का अगर मैं टाइम पीरियड t2 मानता हूं तो अपने पास रिलेशन बन जाएगा t2/t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r2/r1 का क्यूब। t2/t1 इज इक्वल टू r2/r1, जो r2/r1 अपने पास है वो है 1/1.21 की पावर 3/2 हो जाएगा ये। तो T2 इज इक्वल टू T1
इंटू 1/1.21 की पावर 3/2। T1 की वैल्यू है 24 आवर्स, तो T2 इज इक्वल टू 24 1/1.21 की पावर 3/2। और इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो T2 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है अपने पास 18 आवर्स। अब अपन इन दोनों जो अपने पास सैटेलाइट्स हैं इनका अपन जो ओमेगा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जियो स्टेशनरी का जो ओमेगा आएगा वो आएगा ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2π/t और t इज 24 आवर्स। सेकंड का आ जाएगा ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2π अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड है इसका 18 आवर्स। अपने से टाइम पीरियड ऑफ 2 पूछा गया विद रिस्पेक्ट टू 1, तो पहले अपन ओमेगा 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओमेगा 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू आएगा अपने पास ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1। प्लस इसलिए आ रहा है कि जो सेंस ऑफ रोटेशन सेकंड का है वो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ओपोजिट है। तो ओमेगा 2 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 की वैल्यू है 2π/18 प्लस ओमेगा 1 2π/24। एलसीएम आ गया अपने पास 72 और 2π बाहर ले लेते हैं, यह आ जाएगा अपने पास 3 + 4। ओमेगा ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज 7/72 इंटू 2π, और यहाँ से अपने पास t ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 2π/ओमेगा 21। तो 2π/ओमेगा 21 आएगा अपने पास 7 इंटू 2π अपॉन 72। 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया, और T21 की जो वैल्यू आ गई अपने पास ये आ जाएगा अपने पास 72/7। और इसकी जो वैल्यू है वो अगला बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है ये 24/p के बराबर है। अपने को इस p की वैल्यू बतानी है, तो यहां से अपने पास p इज इक्वल टू आ गया 7/3, और ये आ जाएगा अपने पास 2.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें अपने से बोला गया है कि द लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट ऑफ थर्मली आइसोलेटेड कंटेनर। अपने पास यहाँ पे एक कंटेनर है जो कि थर्मली आइसोलेटेड है। इसमें अपने पास जो इसकी लेंथ गिवन है वो L है, और एक स्प्रिंग लगी हुई है, और एक पिस्टन की हेल्प से अपन ने इसको 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा है। लेफ्ट कंपार्टमेंट और राइट कंपार्टमेंट में अपन ने गैसेस भर रखा है। जो लेफ्ट में अपन ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस रखा है वो 3/2 रखा है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जो N1 है वो है 3/2, और जो N2 राइट साइड कंपार्टमेंट में जो यहाँ पे अपन ने गैस भरा हुआ है उसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो अगले ने बोल रखा है कि वो है 1। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है K है, और जो नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो है वो अपने पास L0 इज इक्वल टू 2L/5 है। ठीक है। इन इक्विलिब्रियम द पिस्टन इज एट ए डिस्टेंस L/2। अब ये जो अपने को इस क्वेश्चन में दिखाया गया है कि L/2 डिस्टेंस पे जब ये पिस्टन है तो यहाँ पे जो अपने पास गैसेस हैं वो थर्मली इक्विलिब्रियम में भी है, और ये जो पिस्टन है ये भी इक्विलिब्रियम है। दैट इज ये जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये पिस्टन वो 0 एक्सपीरियंस कर रहा है। और इस सिचुएशन में अपने से जो राइट साइड प्रेशर है उसकी वैल्यू अपने से पूछी गई है। नेचुरल लेंथ है 2L/5, और जो यहाँ स्प्रिंग की लेंथ अपने को दिख रही है वो है L/2। मतलब जो ये स्प्रिंग है इसमें एक्सटेंशन आ रखा है, और अगर ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है तो जो अपने पास पिस्टन है इस वक्त नेट फोर्स 0 एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो अपन पिस्टन की एफबीडी बना लेते हैं, है ना। ये पिस्टन है, इस लेफ्ट साइड अपन जो प्रेशर है उसको P1 बोल लेते हैं, राइट साइड प्रेशर को P2 बोल लेते हैं। प्रेशर P1 की वजह से जो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा वो लगेगा P1 × A। इसकी वजह से प्रेशर की वजह से इधर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा P2 × A। स्प्रिंग में एक्सटेंशन है तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस पे लेफ्ट साइड में इधर की तरफ Kx। यहाँ ये थर्मली इक्विलिब्रियम है और पिस्टन में मूवेबल है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ जो अगर अपन नेट फोर्स है उसको बैलेंस करते हैं तो राइट साइड जो अपने पास फोर्स आ रहा है वो आ रहा है P1A, और जो लेफ्ट साइड फोर्स आ रहा है वो आ रहा है P2A + Kx। ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अपने से वैल्यू पूछी गई है P2 की, है ना। ठीक है।
अगले ने क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि जो ये अपने पास पिस्टन है वो जो है वो कंडक्टिंग है इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम में जब इन दोनों को अपन रखेंगे तो यहाँ जो टेम्परेचर लेफ्ट साइड और टेम्परेचर राइट साइड है वो दोनों का बराबर हो जाएगा। अगर दोनों तरफ टेम्परेचर बराबर है तो आइडियल गैस इक्वेशन अपने पास होता है PV = nRT। तो टेम्परेचर आ जाएगा अपने पास P1 V1/N1R लेफ्ट साइड का टेम्परेचर, और ये राइट साइड के टेम्परेचर P2 V2/N2R के बराबर हो जाएगा। यहाँ N1 से R से R कैंसिल आउट हो गया, प्रेशर P1, वॉल्यूम जो है ये L/2 × A है, वॉल्यूम दोनों तरफ बराबर है, अपॉन N1 की जो वैल्यू अपने को गिवन है वो है 3/2 इज इक्वल टू P2 V2 की वैल्यू बराबर है V हो जाएगा डिवाइडेड बाई N2 इज 1 इंटू ये R से R तो कैंसिल आउट हो ही गया, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ अपने पास जो P2 की वैल्यू आ रही है P1 की जो वैल्यू आ गई है वो आ गया 3/2 P2, P1 आ गया 3/2 P2। अब जो अपने पास ये इक्वेशन है यहाँ से अगर अपन देखते हैं, यहाँ अगर अपन P1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P2 पुट कर लेते हैं तो P1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3/2 P2 इंटू A इज इक्वल टू P2A प्लस KX। ये आएगा अपने पास P2A/2 इज इक्वल टू KX। अब जो अपने पास ये जो x है ये है एक्सटेंशन इन स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो है 12/5, और अभी जो लेंथ है वो L/2 है, तो x इज इक्वल टू अपने पास आ गया L/2 माइनस 12/5। तो x की जो वैल्यू आ गई अपने पास वो आ जाएगी L/10। x की वैल्यू अगर मैं L/10 पुट करता हूं तो P2A/2 इज इक्वल टू K L/10, और यहाँ से जो अपने पास P2 की वैल्यू आ रही है P2 इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास K L/A/5, और ये जो अगला वैल्यू बोल रहा है अपने को ये वैल्यू है इज इक्वल टू अगला इसको बोला गया है K L/A इंटू अल्फा, और यहाँ से अगर अपन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो आ रही है अल्फा इज इक्वल टू 0.2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में अपने से बोला गया है कि एक YDSC अपने पास एक्सपेरिमेंट है, उसको सेटअप लगाया गया है, और इसमें अपन ने यहाँ एक स्लेब और इंसर्ट कर रखा है जिसमें दो ग्लास वेजेस हैं अपने पास, है ना। एक वेज A है और दूसरा जो वेज है वो वेज B है। A और B का अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, A का जो है वो 1.7 है और B का है 1.5 है। इसकी थिकनेस गिवन है, ये जो D है वो गिवन है, कैपिटल D गिवन है, स्मॉल l ये भी अपने को गिवन है। अपने से ऐसे पूछा गया है कि इस ग्लास स्लेब को इंसर्ट करने की वजह से जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो O से कितना शिफ्ट हो चुका है ना। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, तो पहले अपन ये बोलते हैं कि जो यहाँ ये वाली जो वेव आएगी वो ये लेट्स सपोज x1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और यहाँ इस A में ये ट्रेवल करती है x2। अगर इस वेव की बात करते हैं तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1। तो पहले अपन x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं तो यहाँ से अपन ऐसे लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल में अगर अपन देख के लिखते हैं तो ये x1 अपॉन दिस डिस्टेंस और दिस इज इक्वल टू स्मॉल l की वैल्यू अपने को गिवन है 1 mm, तो x1 अपॉन 1 mm इज इक्वल टू, अब अपन इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं तो इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू t की वैल्यू अपने को गिवन है, t इज 12 माइक्रोमीटर अपॉन दिस टोटल डिस्टेंस, और ये हो जाएगा 2 + 1 इज 4 mm। तो यहाँ से जो अपने को x1 की वैल्यू मिली है वो मिली है 3 माइक्रोमीटर, और जो x2 मिलेगा x2 इज इक्वल टू, टोटल ये 12 है इसकी थिकनेस, x1 अगर 3 माइक्रोमीटर है तो x2 की जो वैल्यू बचेगी वो बच गई अपने पास 9 माइक्रोमीटर। अब ये मीडियम में चलने की वजह से क्या होगा कि इन दोनों, ये जो यहाँ से वेव आ रही है और यहाँ से जो वेव आ रही है, इन दोनों वेव्स में जो है वो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ जाएगा। अगर अपन यहाँ से ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस लिखते हैं
पाथ डिफरेंस मीडियम की वजह से जितना आएगा, तो डेल एक्स इज इक्वल टू, है ना, ऑप्टिकल पाथ होता है अपने पास म्यू इनटू थिकनेस, है ना। तो यहाँ पे अपने पास ये जो ये वेव चल के आएगी, ये इस मीडियम में चल रही है x1, तो ये आएगा यहाँ पे x1 इंटू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये है b, और b का जो अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वो है 1.5 प्लस इसमें चलेगी x2 इंटू 1.7 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ये वेव इसमें जितना चली है वो आ जाएगा, फिर इसमें कितना चलेगी, तो माइनस ये वाली वेव कितना चलेगी, तो माइनस आएगा अपने पास x2 इंटू 1.5 प्लस x1 इंटू 1.7। तो ये जो अपने पास पाथ डिफरेंस आया है ये आएगा डेल एक्स इज इक्वल टू 1.5 x1 माइनस x2 प्लस 1.7 x2 माइनस x1। डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से लिख देते हैं अपन, ये आएगा x2 माइनस x1 इंटू 1.7 माइनस का हो जाएगा ये माइनस 1.5, तो डेल एक्स इज इक्वल टू आएगा x2 माइनस x1 इंटू 0.2। डेल एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1 9 माइनस 3 इज 6 माइक्रोमीटर इंटू 0.2, डेल एक्स इज इक्वल टू 1.2 माइक्रोमीटर। मीडियम के आ जाने की वजह से ये वाली जो वेव ऊपर चल रही है वो ज़्यादा चल रही है नीचे वाली वेव की वजह से, तो इनका जो पाथ डिफरेंस आ रहा है इस स्लेब की वजह से ये आ गया 1.2 माइक्रोमीटर। अच्छा, ये वाला जो पाथ अपने पास यहाँ वेव जो ट्रेवल कर रही है वो ज़्यादा है, ये वाली जो वेव ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस वो कम है, तो इसका जो मैक्सिमा होगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि लेट्स सपोज ये मैक्सिमा यहाँ गया है, अगर ये डिस्टेंस y है तो O से y तक जाने की वजह से जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई कैपिटल डी। और अगर ये वाला जो पाथ डिफरेंस है ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के अगर बराबर हो जाता है तो नेट पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा और अपने को सेंट्रल मैक्सिमा मिल जाएगा, है ना। तो डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई कैपिटल डी को अपन बराबर कर देते हैं इस डेल एक्स 1.2 माइक्रोमीटर के। स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो अपने को गिवन है 2 mm, तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू वाई अपॉन कैपिटल डी गिवन है 2 मीटर इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। और जो y इज इक्वल टू यहाँ से आ रहा है y इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर, y इज इक्वल टू 1.2 mm। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये ऊपर की तरफ 1.2 mm शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अपने से ऐसे बोला गया है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसका मास 200 ग्राम है, इसको अपन ने एक विस्कस मीडियम में लॉन्च करा है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 60 डिग्री और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अपने को गिवन है u इज इक्वल टू 270 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अगले ने ऐसे बोला कि इट एक्सपीरियंसेस विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स जो है वो है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ C इंटू वी वेक्टर। C की जो वैल्यू अपने को है वो गिवन है और V है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, अपने से ऐसे पूछा गया है कि यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल में जाके एक वर्टिकल वॉल है जिससे पार्टिकल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कोलाइड करता है। तो इस दीवार की, इस वॉल की जो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो डिस्टेंस है वो अपने से पूछी गई है। अपन एक काम कर लेते हैं, जो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है किसी पॉइंट पे वो अपन मान लेते हैं वेक्टर v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। किसी इंस्टेंट पे इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप है। अब जो इस पे नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल एफ नेट इज इक्वल टू एफ जो कि विस्कस फोर्स की वजह से आ रहा है, विस्कस फ्लूइड की वजह से आ रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस सी इंटू वी वेक्टर और वी वेक्टर की जगह वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। और एक नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये आ जाएगा माइनस जी इंटू जे कैप इंटू एम।
तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आ गया अपने पास, ये आ गया। नेट फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस सी वी एक्स आई कैप माइनस सी वी वाई जे कैप माइनस एम जी जे कैप। जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो अपने पास फोर्स आया है वो माइनस सी इंटू वी एक्स आया है ना। तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस की बात करता हूँ तो ए एक्स इज इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस सी बाई एम इंटू वी एक्स। ए एक्स इज इक्वल टू सी की जो वैल्यू है अपने पास, सी की वैल्यू है 0.1 और जो एम की वैल्यू है वो 200 ग्राम 0.2 है, तो माइनस 0.1 अपॉन 0.2 इंटू वी एक्स। ए एक्स को लिखा जा सकता है डी वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/2 वी एक्स। डी वी एक्स बाई वी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 डी टी, बोथ साइड इंटीग्रेशन। t इज इक्वल टू 0 पे जो वी एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। अगर अपन यहाँ से देखते हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यू एक्स आएगा अपने पास, यहाँ से यू एक्स की जो वैल्यू आ रही है, यू एक्स आ रहा है यू कोस 60। यू का जो वैल्यू है वो गिवन है 270, तो ये 270 इंटू 1/2 इज 135 मीटर्स पर सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज 135 और किसी जनरल टाइम t पे जो वेलोसिटी है उसको अपन vx लिख लेते हैं। इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो ln vx लिमिट्स 135 टू vx इज इक्वल टू माइनस 1/2 t। तो vx अपॉन 135 इज इक्वल टू e raised to power minus t by 2, vx is equal to 135 e की पावर माइनस टी बाई 2 आ गया अपने पास किसी जनरल टाइम t पे x एक्सिस के लोग इसकी वेलोसिटी। vx को लिखा जा सकता है dx बाई डी टी इज इक्वल टू 135 e की पावर माइनस टी बाई 2, dx इज इक्वल टू 135 e की पावर माइनस टी बाई 2 dt, बोथ साइड इंटीग्रेशन। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पे है और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की जो x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है वो x मान लेते हैं अपन। तो इंटीग्रेशन dx इज x, अपर लिमिट x माइनस 0 इज x इज इक्वल टू 135 कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल से बाहर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर माइनस टी बाई 2 अपॉन माइनस 1/2 और जो ये लिमिट आएगी ये आएगी 0 से 2 तक। तो x इज इक्वल टू 2 अपन लिमिट्स पुट कर लेते हैं तो ये आएगा अपने पास माइनस 270 इंटू 2 पुट करेंगे तो आएगा e की पावर माइनस 1 और 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा e की पावर 0 1। तो ये आ रहा है अपने पास। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं, e की वैल्यू अपने को किसने में गिवन है इज इक्वल टू 2.7, वैल्यू अगर अपन पुट करते हैं तो ये आंसर आएगा अपने पास 170 मीटर। तो जो दीवार है यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वो 170 मीटर की डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अपने से बोला गया कि एक ऑडियो ट्रांसमीटर है T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक रिसीवर है उसको R से दिखा रहे हैं अपन। इनको अपन ने क्या करा है कि दो वर्टिकल अपने पास स्ट्रिंग्स है, आइडेंटिकल है, जिनकी दोनों की लेंथ है 8-8 मीटर, है ना। इसको अपन ने इस ट्रांसमीटर को यहाँ लटकाया हुआ है, रिसीवर को यहाँ लटकाया हुआ था। फिर अपन ने क्या करा कि इन दोनों को पकड़ के यहाँ से इनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवा दिया थीटा नोट। दोनों का सेम अपन ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवाया और सेम टाइम में अपन ने इन दोनों को रिलीज कर दिया। जो ट्रांसमीटर अपने पास है वो अपने को एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करवा रहा है जो कि अपने को गिवन है 660 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वो प्रोड्यूस कर रहा है और ये जो रिसीवर है ये इस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है। अपने से ऐसे पूछा गया है कि जो ये वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी जो रिसीवर रिसीव करेगा वो कितना है ना। अब इस ट्रांसमीटर को अगर अपन यहाँ से रिलीज करते हैं तो ये क्या करेगा, इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, SHM करेगा। सेम मोशन रिसीवर का होगा, सेम टाइम पे अपन ने रिलीज कराए तो यहाँ से ये दोनों सेम टाइम पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएंगे, फिर सेम टाइम पे यहाँ आएंगे, वापस से बॉटम मोस्ट पॉइंट पे और सेम टाइम पे फिर से रुक जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि ये यहाँ से चलता चलता यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा तो इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाएगी। इस वेलोसिटी को मैं v बोल लेता हूँ।
ये भी क्या करेगा, सेम टाइम पे चलता चलता जब ये वाला बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है, ये वाला ट्रांसमीटर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो रिसीवर भी आ जाएगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे और इसकी भी स्पीड जो होगी वो सेम ही हो जाएगी। अपने को थीटा नोट की वैल्यू गिवन है कोस इनवर्स 0.9। ये जो अपने पास लेंथ है इस स्ट्रिंग की ये 8 मीटर है, तो ये वाली जो अपने पास डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी 8 इंटू कोस थीटा नोट, और कोस थीटा नोट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0.9, तो ये आ गया अपने पास 8 इंटू 0.9। तो ये वाली जो डिस्टेंस बची है ये बचेगी अपने पास 8 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.8 मीटर। यहां से इस पॉइंट से इस बॉटम मोस्ट पॉइंट तक अगर मैं इस पार्टिकल के लिए, इसको अगर एक पार्टिकल के नजरिए से देखता हूं, तो इसके लिए अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं अपन, तो क्या आएगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां जब आएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², m से m कैंसिल आउट हो गया, g की वैल्यू 10 इंटू एच है, यहाँ से ये कितना नीचे आया, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0.8 इज इक्वल टू 1/2 इंटू v²। v² इज इक्वल टू आ गया अपने पास 16, और जो v की वैल्यू आएगी वो आ गई 4 मीटर्स पर सेकेंड। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों की ही जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो 4 मीटर्स पर सेकेंड होगी। अच्छा, अब देखो, जब ये दोनों बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हैं तो इनकी जो सारी की सारी वेलोसिटी है वो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ही है। मतलब यहाँ इस पॉइंट पे जब ये दोनों बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हो गए, तब क्या होगा कि ये दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर मान लेते हैं अपन किसी बीच वाले पॉइंट की बात करते हैं, तो ये जो सारी की सारी जो वेलोसिटी है ये इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ना आके इसके कोई कंपोनेंट्स आएंगे, तो वहां जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो मैक्सिमम या मिनिमम की अपन बात नहीं कर सकेंगे। जो मैक्सिमम रिलेटिव वेलोसिटी है तो वो आएगी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है। अब जब ये इधर की तरफ आ रहे होंगे तो ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, और रिलेटिव मोशन हो रहा है तो यहां अपने को देखने को मिलेगा डोपलर इफेक्ट। जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो अपने को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एफ मैक्स इज इक्वल टू आएगा अपने पास वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड अपने को गिवन है, अपने को 330 मीटर्स, तो 330 प्लस जो अपने पास ऑब्जर्वर है, रिसीवर इज ऑब्जर्वर, ये इधर की तरफ इसको अप्रोच कर रहा है कितनी स्पीड से, 4 मीटर्स पर सेकंड से, तो प्लस 4 अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड 330, और जो ट्रांसमीटर है, जो सोर्स अपने पास वो भी इसको अप्रोच कर रहा है, तो -4 इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है 660 हर्ट्ज। तो ये जो अपने पास फ्रीक्वेंसी आई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय ऑब्जर्वर या रिसीवर, वो आ गई 676 हर्ट्ज। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिसीवर जो है वो रिसीव करेगा। अब अपन बात करते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी की। अब होगा क्या कि ये यहाँ पे आ गए, इसके बाद क्या आ गया, ये यहाँ पे आएंगे, जब ये वापस से जा रहे होंगे, जब दोनों बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होंगे, उस वक्त क्या है कि इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो मैक्सिमम होगी, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर मैक्सिमम है तो उस वक्त जो रिसीवर रिसीव करेगा फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा। तो एफ मिनिमम की जो वैल्यू आ गई अपने पास, एफ मिनिमम इज इक्वल टू क्या आएगा, 330। अच्छा, अब भी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड तो सेम ही रहनी है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, तो 330 -4, क्योंकि जो ऑब्जर्वर या रिसीवर है वो इससे दूर जा रहा है, सेपरेट हो रहा है, अपॉन 330 प्लस सोर्स भी क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, तो +4 इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज 660 हर्ट्ज। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिसीवर रिसीव करेगा वो आ जाएगा अपने पास एफ मिनिमम इज इक्वल टू 644 हर्ट्ज। मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी सुनेगी वो 676 है और मिनिमम है 644। तो जो वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो आ जाएगा अपने पास 676 माइनस 644 इज इक्वल टू 32 हर्ट्ज। ये वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी है।